हेलो नमस्कार गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। आप लगातार कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हो और रिवीजन हो रहा होगा। पहली बार आपको ऑफलाइन पढ़ चुके हो, दूसरी बार रिवीजन हो रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। हम लगातार कंटिन्यू क्लास लेकर आ रहे हैं और क्लासें भी बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन आप रुचि नहीं दे यानी देखने में रुचि नहीं ले रहे हो। और लगातार एक के बाद एक क्लास आ रही है। और आज हम नौ पार्ट कौन सा देखने वाले हैं? प्रकाश वाला। पुरानी किताब के अकॉर्डिंग 10वां है, लेकिन 9वां पार्ट है प्रकाश। तो आज प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। पहले लाइट या प्रकाश कहते किसे? पहली बात, प्रकाश कहते किसे हैं? इंग्लिश में इसे लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइट। तो प्रकाश भौतिक कारक है जो वस्तु को देखने में सहायता करता है। प्रकाश क्या करता है? भौतिक कारक है जो हमें वस्तु को देखने में सहायता करता है। प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही दृश्यता संभव है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। अगर प्रकाश है तो देखना संभव है। भौतिक कारण यानी दृश्यता संभव किसकी वजह से है? दृश्यता संभव किसकी वजह से है? प्रकाश की वजह से। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम देख नहीं पाते किसी भी वस्तु को। दूसरा है प्रकाश किरण। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। फिर क्या कहा जाता है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश की किरण को यानी प्रकाश जिस जो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है उसे प्रकाश किरण कहा जाता है। उसके आगे प्रकाश का परावर्तन है। उसके आगे क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। पहले आप उसको सुनो समझो, फिर उसके बाद हम किताब वाली लैंग्वेज पढ़ेंगे। प्रकाश है सूर्य से आने वाली किरणें धरातल से टकराकर परावर्तित हो जाती है, या जिस एंगल पर जिस कोण पर परावर्तित किरण आई है यानी आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। उसी एंगल पर वह वापस परावर्तित हो जाती है। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब आप सुनो। परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप चित्र द्वारा देखेंगे, ये कोई सतह है। क्या कहते हैं इसे? सतह। और इससे कोई प्रकाश की किरण है वो टकराने वाली है। मान लो यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? कोई प्रकाश की किरण आ रही है और टकराने के पश्चात वापस जा रही है। जब कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, मानो कि यहाँ पर सूर्य है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण है वो आपतित किरण। इसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। इसे आपतित किरण कहते हैं। और वापस जाने वाली को परावर्तित किरण। परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब मान लो इसके एक यानी इनके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यानी दोनों के मध्य बिंदु या मध्य रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? अभिलंब। इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य में होने वाला कोण आर कहलाता है। और ऐसा भी सुना जाता है कि कोण यानी ऐसा भी होता है कि कोण आई बराबर कोण आर। हमने क्या कहा? ये परावर्तक सतह, इसे परावर्तक परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है या परावर्तक सतह बोला जाएगा। परावर्तक पृष्ठ। जब परावर्तक पृष्ठ के टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है तो ऐसा बोला जाता है कि अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण आई कोण आर के बराबर होता है। उसके बाद परावर्तक पृष्ठ, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण तथा कोई चमकदार सतह क्या कहलाती है? परावर्तक पृष्ठ। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण तथा कोई चमकदार सतह। अब है परावर्तन के नियम। अब क्या है? परावर्तन के नियम। आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण। सूर्य से आने वाली किरण क्या? आपतित किरण। और परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। दोनों के बीच यानी जो 90 का कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ के साथ अभिलंब। तो अब है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कौन कौन से नियम है वो देखो। परावर्तन का पहला नियम है आपतित आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम ही यही है। क्या? आपतन कोण आपतन कोण बराबर
परावर्तन कोण। पहला नियम ये है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, परावर्तन बिंदु सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, दर्पण तथा अन्य अभिलंबित परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतित आपतित किरण, अभिलंब अभिलंब व परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो दोनों नियम आपने पढ़ लिए। उसके आगे अब हम समतल दर्पण देखेंगे। पहला कौन सा आता है प्रकार, दर्पण यानी परावर्तन के में पहला प्रकार कौन सा आता है, समतल दर्पण। तो हम समतल दर्पण देखेंगे कि समतल दर्पण में किस प्रकार परावर्तन होता है, समतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात क्या क्या होता है, या समतल दर्पण में परावर्तन या समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन, जो भी है देखना। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। अब समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब तो देखो कुछ किस प्रकार है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब में क्या क्या होता है, पहला पहला क्या देखेंगे, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा, आभासी आभासी तथा सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। दूसरा दूसरा इसी में हम क्या देखेंगे, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, यानी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। क्या, उतनी ही दूरी पर बनता है, दूरी पर बनता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना की बिंब है। तीसरा, प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, पार्श्व परावर्तन होगा। तीसरा क्या होता है, पार्श्व परावर्तन होगा। चौथा चौथा इसमें क्या है, प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से गति करते हैं। अगर चलता हुआ कोई बिंब है तो प्रतिबिंब भी चलता हुआ ही बनेगा। प्रतिबिंब प्रतिबिंब व बिंब की एक ही चाल होती है। ये तो दे समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है वो आप देख लेना। मान लो ये कोई परावर्तक सतह है, ये क्या है, कोई परावर्तक सतह है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, मान लो यहाँ पर कोई समतल दर्पण द्वारा बना बिंब है, बिंब रखा हुआ है, तो समतल दर्पण वापस इस दिशा में जाएगी तो वापस आएगा। और अगर यहाँ पर बनता है तो जितने कोण पर गया है उतने ही कोण पर वापस भी आएगा, यानी जितने कोण पर गया है उतने ही कोण से वापस भी आएगा। तो आप देखोगे तो पीछे बनेगा, ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। दर्पण के समान साइज का बनेगा, क्या बनेगा, दर्पण से समान साइज का बनेगा और आभासी भी बनेगा। इसको ए लेते हैं, इसको ए डैश लेते हैं, फिर इसको बी डैश देते हैं और इसको बी देते हैं। ये बिंब है, ये प्रतिबिंब होगा। तो कुछ इस प्रकार था। अब पार्श्व परावर्तन क्या होता है, जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा सारा दायां हाथ बायां दिखाई देता है और बायां हाथ दायां दिखाई देता है, इसे पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। यही बात छपे अक्षरों में प्रकट होती है। यदि हम किसी कागज पर छपे अक्षरों को एक दर्पण के सामने रखने कर पढ़े तो उसे उल्टे दिखाई देंगे। अब की बात करें समतल दर्पण पर रखे प्रतिबिंब के सामने अगर कोई अक्षरों की बात कर ली जाए तो किस प्रकार बनेंगे वो देखो, देखें उनका प्रतिबिंब हमें किस प्रकार देखने को मिलेगा। तो मान लो दर्पण है ए बी
और सी कुछ इस प्रकार रखे हुए हैं, देखना ए बी सी, तो ये किस प्रकार दिखाई देंगे, सी सी बी और ए, कुछ इस प्रकार दिखेंगे। समझ में आ रहा है, सी बी ए, तो आपके समझ में आया होगा, हम समझ आने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बाद दूसरा कौन सा है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण देखेंगे, समतल दर्पण में ज्यादा कुछ नहीं है, समतल दर्पण के पर ये समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पूछे जाते हैं, तो आभासी और है। अब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। अब है गोलीय दर्पण दूसरा, दूसरा कौन सा है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहते हैं किसे, वो देखो पहले, गोलीय दर्पण, गोली ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ की बात कर ली जाए तो परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, किस प्रकार, उत्तल और अवतल। तो बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण की, तो दो प्रकार का है, देख लो। ये ऐसा मानते हैं कि ये गोले का कटा हुआ भाग, इसे अवतल दर्पण बोलते हैं, और उसे उत्तल उत्तल। अगर मान लो कोई गोला है, कोई गोला है, तो इसका जो भी भाग कटा हुआ है, मान लो ये, तो इसे क्या, इसी से गोलीय दर्पण बनाया गया है। अब आगे देखो, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं है, वो हम आपको बता रहे हैं। गोलीय दर्पण का ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ के मध्य या केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इसे ध्रुव कहेंगे। परिभाषा देखो किताब के अकॉर्डिंग, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ के मिड को या केंद्र को क्या कहेंगे, ध्रुव कहा जाता है। दूसरा है मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C, गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। इसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र सी। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। तो आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल चित्र के माध्यम से। उसके आगे मुख्य अक्ष की बात कर ली जाए, यानी मुख्य फोकस की, ये मुख्य अक्ष थी, अब मुख्य फोकस की बात कर ली जाती है। तो गोलीय दर्पण या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अगर इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी, वो परावर्तित होकर जिस बिंदु से जाएगी उसे क्या कहते हैं, फोकस, मुख्य फोकस, जिसे एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव P तथा मुख्य अक्ष को मिलाने वाली या मुख्य फोकस को, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, फोकस दूरी एफ बोला जाता है, इसको स्मॉल एफ, और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ और फोकस दूरी को स्मॉल एफ पढ़ा जाएगा। उसके बाद फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है। तो ये कुछ संबंध है, ये बार बार पूछा गया है, इससे बहुत कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं, आपने देखे होंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यानी हम वो देखेंगे, एक द्वारक देखेंगे कि गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की वक्रता सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। वक्रता सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो उसी के आगे हम देखेंगे गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अब हम देखेंगे समतल दर्पण से, उसी के अकॉर्डिंग गोलीय दर्पण से बनने वाले परावर्तन या
प्रतिबिंब, सॉरी परावर्तन क्या, प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो आगे देखो, गोलीय दर्पण से होने वाले प्रतिबिंब के प्रतिबिंब तो किस प्रकार बनेंगे, 6-7 कंडीशन है वो देख लेना। गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, दर्पण के प्रतिबिंबों के लिए पहले कुछ नियम दे रखे हैं वो देखना। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए किरण आरेख बनते हैं। समय के किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या सुविधापूर्वक कुछ को चुना जा सकता है। यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य पक्ष। अब बात कर लेते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हो। गोलीय दर्पण में वो है दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ या बाहरी सतह या परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हो तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दर्शा हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो आपने परिभाषा सुन ली होगी। अब इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों पर बात कर लेते हैं। पहला है क्या, जब कोई बिंब किसके समांतर रखा हो, मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य पक्ष से गुजरती है। कब गुजरेगी, मुख्य पक्ष से। तो देखो कुछ इस प्रकार था, और बाहर की तरफ उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में देख लो, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई जब प्रकाश की किरण गुजरेगी तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। जब कोई इसके समांतर परावर्तित होगी तो मुख्य फोकस जिसे एफ, मुख्य फोकस जिसे एफ बोला जाएगा तो उससे गुजरेगी। तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट बनेगा। ये वक्रता केंद्र सी है, ये ध्रुव पी है। अब उत्तल दर्पण में बात कर ली जाए तो उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दशा हो तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में कोई समांतर, मुख्य पक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण को गुजारा जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश की किरण को गुजारा जाएगा तो क्या होगा। तो आप देखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य पक्ष से गुजरती है, ये क्या है, मुख्य पक्ष, और इसके आगे क्या है, सी, वक्रता केंद्र। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, आपने देखा होगा। तो कुछ इस प्रकार की बनेगी। अब दूसरी कंडीशन में या दूसरी स्थिति की बात कर ली, ये उत्तल है और वो उत्तल है। आगे बात कर लेते हैं दूसरे स्थान की। अब बिंब को कहाँ रखना है, ये तो अनंत की स्थिति थी। दूसरी कंडीशन में बात कर लेते हैं, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित होने वाली किरण है, परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप देखो पहले उत्तल दर्पण में, अवतल में सॉरी, अवतल दर्पण में आप देखोगे तो क्या देखोगे, आप देखोगे कि ये तो क्या है, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव पी है, और फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, यानी आपको सीधी रेखा बनानी है स्केल का प्रयोग करके। जब मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये एफ है, एफ से गुजरने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरे हम उत्तल में देखेंगे तो उत्तल में क्या होता है, देख लेना उत्तल में क्या होता है। उत्तल में क्या होगा, ये कोई ध्रुव होगा, यानी मुख्य अक्ष है, ध्रुव है ही। फिर क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जिस कोण पर जाएगी उसी कोण पर वापस आ जाएगी, कोण आई बराबर कोण आर वाले फॉर्मूले से। उसके बाद तीसरी, सॉरी ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये आगे वाला में है, पहले आप देखना अच्छे से। इसमें क्या होगा,
जब कोई फोकस पर गुजारा जाएगा किसी किरण को, तो ये फोकस है, तो ये इसके समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसके आगे वाला देखेंगे, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण तथा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात पथ के अनुदिश परावर्तित होती है। क्या होती है? पथ के अनुदिश परावर्तित। तो किस प्रकार पथ के अनुदिश परावर्तित होगी वो भी देख लो आप। यही होते हैं परावर्तन या प्रतिबिंब, जो भी होते हैं। कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि जब वक्रता केंद्र से गुजरे, क्या, जब वक्रता केंद्र से गुजरे, तो वक्रता केंद्र कुछ इस प्रकार का है। वक्रता केंद्र सी है, उससे गुजारा जाए किसी किरण को, तो क्या होगा? वक्रता केंद्र पर जाने वाली वापस उसी मत पथ पर अनुगमित हो जाती है, यानी जिस पथ पर गई है उसी पथ पर वापस लौट जाएगी वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण। अब दूसरे में क्या होगा? दूसरे में ये होगा, देखना, ये कोई मुख्य अक्ष है। क्या कर देंगे? हम देखते हैं कि कोई जब प्रकाश की किरण मुख्य यानी वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो वापस जिस पथ पर आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये उत्तल में देख लिया। अब आगे वाला देखेंगे। आगे वाले में क्या है? प्रतिबिंब में, जब अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण में ध्रुव पी की ओर, पी से जाने वाली, वक्रता केंद्र के बाद मुख्य बॉक्स वाला भी होता है। मुख्य बॉक्स वाला भी हमने देख लिया दूसरी कंडीशन में। अब है ध्रुव पी से जाने वाली किरणें। तो देखो देखे ध्रुव पी से जाने वाली किस प्रकार बनती है। ध्रुव पी से जाने वाली, ये कोई ध्रुव है पी, तो इससे जाने वाली जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर वापस चली जाएगी। कोण आई बराबर कोण आर, हमने पढ़ा था। और ये होगा कोई एफ, ये होगा सी। और उत्तल में बात कर लेते हैं, तो उत्तल में वो होगा, क्या होगा? इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, इससे जाने वाली उसी पर वापस आएगी। तो आपने देखा है। अब अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थितियां ज्ञात करते हैं। तो पहली कंडीशन की बात कर ली जाए कि पहली कंडीशन में क्या होगा, तो कौन कौन सी स्थितियां होगी। तो अवतल दर्पण से दर्पण लेकर उसकी विभिन्न स्थिति होगी। अवतल दर्पण की स्थितियों की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। आपने प्रतिबिंब तो देख ही लिए होंगे कि और अभी स्थितियां देखनी है। तो पहली बात कर ली जाए, अवतल दर्पण लेकर विभिन्न स्थितियों का पता करते हैं, रखकर इसके प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा सापेक्ष बात कर ली जाए। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति एक पर होगी, अत्यधिक छोटा होगा, वास्तविक उल्टा हो जाएगा। दूसरा, दूसरी कंडीशन में जब वस्तु वक्रता वक्रता केंद्र पर होगी या सी पर हो गए, तो प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच होगा, उल्टा होगा, यानी वास्तविक उल्टा होगा और प्रतिबिंब से छोटा होगा। तीसरी कंडीशन की बात कर ली जाए, जब वस्तु, अब इसमें थी वस्तु सी से परे, अब वस्तु सी पर हो तो वस्तु के बराबर, वस्तु सी पर हो तो इसकी स्थिति में क्या बनेगा? वस्तु के बराबर वास्तविक के उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का। फिर वस्तु सी तथा एफ के बीच हो तो वस्तु से बड़ा, सी से परे, वास्तविक व उल्टा बनेगा। अब वस्तु पी व एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। उसके बाद जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हो तो आभासी व सीधा बनेगा। और उसके लास्ट में जब वस्तु से अत्यधिक बड़ा हो या प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा हो और वस्तु एफ पर हो, तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, अत्यधिक बड़ा। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। अब वापस सारणी दे रखी है। जब वस्तु सी से परे हो तो क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा, इस कंडीशन में। इसी में हम आगे बात करते हैं। तो अब है दर्पणों के उपयोग, क्या है? अब उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली स्थितियां भी है। तो उत्तल दर्पण में आपको दिखाया गया है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब निश्चित बिंदु पर हो, अनंत पर हो तो क्या होगा। और जब वस्तु, दो ही कंडीशन है, देख लो उत्तल दर्पण द्वारा। ये उत्तल की पहली मैंने बताई है,
उत्तल दर्पण द्वारा कौन कौन सी स्थितियां बनती है वो देख लेना। वैसे तो आपके समझ में आ ही गई होगी, फिर भी जब वस्तु के समांतर आती है तो क्या हो जाता है, वापस चली जाएगी, आएगी तो वापस चली जाएगी, यही होगा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली। तो वस्तु पीछे कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब एफ पर होगा। दूसरा देख लो, एक और कंडीशन होती है, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जब वस्तु कहाँ पर होगी, निश्चित दूरी पर होगी, जब वस्तु निश्चित दूरी पर होगी तो क्या होगा, जब वस्तु निश्चित दूरी पर होगी तो फोकस, यानी एक तो इस प्रकार बनेगा, दूसरा किस प्रकार बनेगा, वक्रता केंद्र वाला बनेगा, सी। और ये कहाँ बनेगा, ये ऐसे जाएगा तो एफ, तो ये यहाँ तक बनेगा इसका प्रतिबिंब जब वस्तु निश्चित हो। अब उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले, यानी उत्तल दर्पण के उपयोग है, दर्पणों के उपयोग है, पहला कौन सा है, यानी इसकी अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार आभासी सीधा बनेगा। जब वस्तु पी तथा एफ के मध्य हो तो छोटा और आभासी सीधा बनेगा उत्तल दर्पण द्वारा। अब हम आगे बात कर लेते हैं किसकी, हम आगे किसकी बात करेंगे, हम बात कर लेते हैं दर्पणों के उपयोग, दर्पणों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दर्पणों के उपयोग की बात कर लेते हैं। अच्छा टॉपिक है, प्रश्न पूछा जाता है, दर्पण का उपयोग आता ही आता है। तो दर्पणों के, अवतल दर्पणों के उपयोग है कि पहले अवतल दर्पण कहाँ उपयोग किए जाते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइटों, वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए भी किया जा सकता है। उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग है, उत्तल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः वाहनों के पाश्चर या वाहनों के पास दृश्य दर्पणों के रूप में किया जा सकता है, यानी साइड मिरर के रूप में भी। ये दर्पण वाहनों के पार्श्व में लगे होते हैं, इनमें ड्राइवर अपने से आने वाली वाहनों को देख सकता है, यानी पीछे से आने वाले वाहनों को देख सकता है जिससे वे सुरक्षित वाहन चला सके। और उत्तल दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और यद्यपि छोटा बनाते हैं, यानी जो भी वाहन पीछे से आएगा उसका सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद उत्तल दर्पणों का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। फिर है समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर अपने पीछे से बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह, यानी वही है, वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण से दूर से मापी जाती है, मूल बिंदु के दाईं ओर से मापी गई सभी राशियां धनात्मक, मूल बिंदु के बाईं ओर की मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक। वही चिन्ह परिपाटी, बात किसकी कर लेते हैं, चिन्ह परिपाटी की, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी किस प्रकार होती है देख लेना। ये कौन सा है, अवतल, गोलीय दर्पण का भाग कौन सा है, अवतल। ये होगा बायां भाग, ये होगा दायां भाग। फिर क्या है, सभी दूरियां दूर से मापी जाती है मूल बिंदु से, और यहां से आपतित प्रकाश वापस परावर्तित प्रकाश। फिर अगर वस्तु इस तरफ बिंब रखा जाएगा तो प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। फिर क्या देखते हैं, यहाँ से मापी जाने वाली ऋणात्मक होगी, फिर यहाँ पर भी ऋणात्मक बनेगी। अगर यहाँ पर मापी जाने वाली, यानी ऊंचाई के ऊपर धनात्मक, ऊंचाई में जाने वाली धनात्मक, इधर आने वाली ऋणात्मक। फिर क्या देखा था, दाईं ओर की सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक ही होगी। आपने वो संख्या रेखा देखी होगी, उधर की सभी दूरियां धनात्मक होगी, यहाँ पर ऊंचाई पर जाने वाली धनात्मक होगी, बाकी ऋणात्मक। अब है उसके आगे दर्पण सूत्र या आवर्धन। दर्पण सूत्र क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो देखें न्यूमेरिकल सारे इसी से होंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, पहले तो ये देखो क्या, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र 1/v बराबर प्लस 1/u बराबर 1/v
एफ के बराबर होगा। तो दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u, वस्तु तक की दूरी यानी बिंब दूरी क्या होगी u, और प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f में इस प्रकार संबंध होता है। अब आवर्धन की, ये तो क्या था दर्पण सूत्र, अब इसके बाद आवर्धन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आवर्धन। आवर्धन बात आवर्धन की कर ले तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन से यह ज्ञात होता है कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितने गुना अधिक आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। यदि बिंब वस्तु की ऊंचाई h है, प्रतिबिंब h डैश है, तो m आवर्धन क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या किससे लेते हैं? एच डैश से अपॉन बिंब की ऊंचाई, अपॉन बिंब की ऊंचाई, और बिंब की ऊंचाई को एच से लेते हैं। तो m बराबर क्या होगा? m बराबर क्या होगा रे? एच डैश अपॉन एच, और एच डैश को क्या लिखा जाता है? प्रतिबिंब दूरी को और किससे लिखा जाता है? v से। इसको और किससे लिया जाएगा? v से, और बटे हुए में u, और v चिन्ह परिपाटी से देखे तो ऋणात्मक होगा। आगे आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है प्रतिबिंब वास्तविक है। इसमें ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब वास्तविक है, तथा धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी भी है। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाएगा कि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक, और धनात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? कि प्रतिबिंब है वो आभासी होगा। अब बात आवर्धन की कर ली जाए तो आवर्धन m धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार से होगा। देखो कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। अब दोनों देख लो, धनात्मक और ऋणात्मक किन किन स्थितियों में होगा। तो आवर्धन m है वो धनात्मक होगा। आवर्धन, आवर्धन m धनात्मक, धनात्मक। दूसरा क्या देखेंगे? ऋणात्मक, ऋणात्मक। धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा? देखो देखें, प्रतिबिंब आभासी या सीधा होगा तो धनात्मक होगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी, आभासी व सीधा होगा। और इसमें क्या होगा? प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक व उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। अब इसके आगे बात कर ली जाएगी m, m का मान की, कि आवर्धन के मान की। तो आवर्धन के मान तीन प्रकार के, अगर एक से छोटे होंगे यानी एक से बड़ा होगा आवर्धन का मान, तो क्या होगा? बड़ा प्रतिबिंब होगा, बड़ा प्रतिबिंब। अगर आवर्धन m का मान एक से बड़ा कब लिया जाएगा? जब बड़ा प्रतिबिंब होगा। और बराबर कब लिया जाएगा? एक के बराबर कब लिया जाएगा? जब समान प्रतिबिंब होगा, समान। और एक से छोटा कब लिया जाएगा? जब, यानी एक को छोटा लिया जाएगा। आवर्धन m एक से बड़ा होगा तो बड़ा प्रतिबिंब होगा, एक के बराबर होगा तो समान होगा, एक से छोटा होगा तो प्रतिबिंब है वो छोटा होगा। कुछ इस प्रकार आवर्धन का खेल भी बहुत अजीब है। देखना आप, प्रतिबिंब इसी कंडीशन में छोटा होगा प्रतिबिंब। अब बात कर ली जाती है आवर्धन प्लस 1.5 का क्या अभिप्राय है? तो प्लस चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा, और जो वस्तु के आकार का 1.5 गुना होगा। अगर बात कर ली जाए तो अब है प्रकाश का अपवर्तन। इतने देर हम क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का परावर्तन। अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो वे अपने मार्ग से या अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जिस प्रकार परावर्तन हुआ उसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन।
प्रकाश का परावर्तन के बाद आ रहा है प्रकाश का अपवर्तन, यानी परावर्तन अब समाप्त हो गया है। और परावर्तन में बहुत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप ध्यान रखना। पहला, ध्रुवीय किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुवीय कहते हैं। दर्पण सूत्र बताइए तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और यहाँ पर v क्या है? प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है? बिंब दूरी, और 1/f क्या है? फोकस दूरी। तो उसके बाद वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण या गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। और बात कर ली जाए वक्रता त्रिज्या की तो ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या R कहलाती है, जो F फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अब आगे अपवर्तन पर बात कर लेते हैं। किस पर कर लेते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन बड़ा पार्ट है, अच्छे यानी बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बात कर ली जाए तो बहुत ही शानदार है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे या इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। मान लो ये कोई सतह है, अब प्रकाश जब कोई प्रकाश की किरण आती है, मान लो इससे इस अवस्था में आ रही है, तो वह अपने मार्ग से, इसको जाना तो यहाँ चाहिए था, इसको क्या बिल्कुल आती है तो इसी दिशा में जाना था, लेकिन ये अपने मार्ग से क्या हुई? विचलित हुई। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से या अपवर्तक सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात वह विचलित हो जाती है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अभिलंब लेते हैं। अभिलंब किस प्रकार लेते हैं? देखो देखें, अभिलंब ये कुछ इस प्रकार अभिलंब हो, ये साइन आई या कोण आई लेते हैं और इसे कोण आर द्वारा भी दर्शाते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य के कोण को क्या लेते हैं? आर। तो कुछ गाड़ी यहाँ थी और गई कहाँ? यहाँ, अपने मार्ग से विचलित हुई ना, तो इसे क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह। ये तो क्या हुई? अपवर्तक अपवर्तक सतह। सतह ये क्या हुई? आपतित आपतित किरण, ये हुआ अभिलंब। अभिलंब ये क्या हुई? अपवर्तित अपवर्तित किरण। समझ आ रहा है? अब क्या है, अब मैं बात कर ली जाए एक और चित्र देख लो आप। एक तो यही देखा होगा, इसमें क्या होगा? या तो ये इस तरफ विचलित होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसको जाना तो यहाँ था और वह चली इधर जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे रे? इसको भी अपवर्तन ही कहेंगे। ये कब कब होता है? सघन और विरल माध्यम में। सघन माध्यम में तो ये क्या होती है? अगर माध्यम सघन होगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आप अपवर्तित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाना, पहले वाली कंडीशन देखी तो सघन से विरल में आने पर, सघन से विरल में आने पर क्या होता है? ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये विरल माध्यम है मान लो, और ये सघन माध्यम है, तो वो पहले वाली कंडीशन होगी, क्या होगी? उसको जाना तो यहाँ था और वो चली कहाँ? यहाँ। अब बात यहाँ की कर ले तो ये माध्यम चेंज हो गया है, क्या हो गया? तो ऊपर तो क्या है? सघन माध्यम है, और नीचे क्या है? विरल माध्यम है। अब उसके बाद आगे बात करेंगे कांच के आयताकार स्लैब। अगर परावर्तक पृष्ठ क्या ले? आयताकार स्लैब। किसका? कांच का। तो क्या होगा? तो उसमें देखेंगे अपवर्तन किस प्रकार होता है कांच के आयताकार स्लैब में, तो देखना और कंटिन्यू वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हाँ, स्पीड कम हो सकती है तो आप उसको 2 गुनी स्पीड में देखें तो अच्छे से आपके बहुत जल्दी पूरा वीडियो हो जाएगा और आपकी क्लास भी पूरी हो जाएगी। अब का आयताकार स्लैब ले तो अपवर्तन आयताकार गुटके या स्लैब द्वारा। तो इसमें क्या, जब प्रकाश की किरण एक भी सतह से टकराती है तो किरण कांच के गुटके में प्रवेश करते समय अभिलंब की ओर
झुक जाती है तथा अपवर्तन सीडी से होता है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी और विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो देखे आयताकार स्लैब किस प्रकार का होता है। ये कुछ आयताकार स्लैब है। ये क्या है? आयताकार स्लैब। इसे ए बी लेते हैं। इसे क्या लेते हैं? ए बी। इसे सी डी लेते हैं। अब मान लो कोई प्रकाश की किरण यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है तो इसको जाना तो यहाँ था, यही जाना था, लेकिन ये क्या करेगी? यहाँ जाएगी। फिर इसको जाना तो यहाँ था और ये फिर क्या जाएगी? यहाँ। तो इस प्रकार अपवर्तन होगा। दो बार अपवर्तन बोलते हैं इसको, कि जाना इस तरफ पर किस तरफ जा रही है जो भी। पहला माध्यम कौन सा होगा? जब ए बी सतह से टकराती है तो कांच की किरण यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और अभिलंब की ओर क्यों झुक जाती है? ये विरल माध्यम होगा तो सघन में जाएगी। ये सघन माध्यम है। अब सघन से विरल में वापस जाएगी। अब क्या करेगी? सीधी से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब क्या दे रहा है? जब अपवर्तन पृष्ठ सीधी से होता है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसीलिए प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। और अभिलंब कौन सा है? ये अभिलंब कहाँ है? अभिलंब देखो देखें, इसका अभिलंब तो ये है और इसका अभिलंब ये है, कुछ इस प्रकार। अब तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब बात कर लेते हैं अपवर्तन के नियम। प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों पर आधारित है। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा एवं दोनों माध्यमों के पृथक करने वाला अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए प्रकाश आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के बराबर होते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का बराबर होती है। साइन आई बटे हुए साइन आर। तो इसे क्या कहते हैं? स्थिरांक या स्नेल का नियम। स्थिरांक या स्नेल का नियम। अब उसके बाद बात कर ली जाती है, इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्थिरांक का दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाली दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब तब माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम एक का प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो प्रकाश की चाल द्वारा व्यक्त किया जाएगा। माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल को v1 और माध्यम दो में प्रकाश की चाल को v2 लिया जाएगा। तो इसको कैसे? इसको 2n1 ऐसे लिखा जाएगा। अब माध्यम विरल से सघन में। अब इसके बाद है निरपेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम एक निर्वात हो या वायु हो, माध्यम एक क्या हो? निर्वात या वायु है, तब माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। ये माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान C/V होगा। क्या होगा? C/V। अब दो तीन सारणी में अपवर्तनांक दे रखे हैं। वायु का कितना होता है? 1.30 और 3, फिर बर्फ का 1.31, फिर जल का 1.33, फिर एल्कोहल का 1.36, फिर केरोसिन का कितना होगा? 1.44। तो आप इसको याद कर लेना। उसके बाद गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ते हैं। क्या? गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन किस प्रकार होता है? उस जिस प्रकार गोलीय दर्पण थे उसी प्रकार हम क्या अब गोलीय लेंस भी पढ़ेंगे। अब गोलीय लेंस के बारे में क्या कहेंगे? या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बात कर लेते हैं लेंस पर। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोल हो, गोलीय लेंस कहलाता है। गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। जो लेंस बीच में से मोटे होते हैं, किनारों से पतले होते हैं, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं, तथा जो लेंस बीच में से पतले होते हैं और किनारों से मोटे होते हैं, उन्हें अवतल कहते हैं। तो देखो किस प्रकार है अवतल और उत्तल लेंस। हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, फिर अपवर्तन पढ़ा और फिर कांच की सतह द्वारा अपवर्तन या अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक सभी देख लिया। अब क्या है? लेंसों की बात।
लेंस दो सतह द्वारा घिरा होता है या पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो सतह द्वारा घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? लेंस। अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस पढ़ा पहले, फिर लेंस के प्रकार। लेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उत्तल और अवतल, वही नाम है, दो प्रकार। पहला प्रकार जो बीच में से बड़ा हो किनारों से पतला हो उससे क्या कहते हैं? उत्तल। उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और जो बीच में से पतला हो किनारों से मोटा हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अवतल। बात कर लेते हैं अवतल। अब परिभाषा के बाद हम विस्तार से जानकारी करेंगे। इसमें भी वही होंगे जो गोलीय दर्पण में हुए थे। क्या होंगे? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय लेंस कहते हैं। लेंस में कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता ही है। जिस लेंस के बाहर की ओर ऊपरी दो गोले हो या गोलीय पृष्ठ होते हैं उन्हें द्विपक्षीय या द्विउत्तल लेंस कहते हैं या उत्तल लेंस कहते हैं। दो गोले यानी गोलाकार दो भाग काटकर इस तरह लगा दिए जाए तो उसे क्या कहेंगे? गोलीय लेंस या उत्तल लेंस भी बोला जाता है। इसमें परावर्तन या इसमें किस प्रकार देखा दिखता है वो देखो, या किरणों को किस प्रकार फोकसित करता है, समझ में आ रहा है? किस प्रकार फोकसित करता है देख लेना। ये यहाँ पर क्या करेगा? F1, और यहाँ पर क्या होगा? F2। इस प्रकार फोकसित करेगा। फिर दूसरा देखो, दूसरे में क्या होता है? दूसरा देखने पर क्या होता है? जब इसका परावर्तन करवाया जाएगा तो क्या होगा? परावर्तन करवाया जाएगा तो ये इस प्रकार होगा, फिर इसमें भी इस प्रकार होगा, और इनका आभासी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। समझ में आ रहा है? जिस लेंस के अंदर की ओर वक्री दो गोलीय पृष्ठ होते हैं उसे अवतल लेंस कहते हैं। ये लेंस किनारों पर मोटे जबकि बीच में पतले होते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी, उत्तल को क्या कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी यानी एक जगह केंद्रित करना, ये एक जगह केंद्रित, अभिसारी लेंस इसे कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी यानी फैला देना, ये किरणों को क्या करता है? फैला देता है, ये केंद्रित करता है। अब अभिसारी। अब उसके बाद क्या करेंगे? आगे देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसी लेंस में चाहे वे उत्तल हो या अवतल दोनों गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोलों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र C1 तथा C2 कहते हैं। फिर मुख्य अक्ष है, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाले एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र, उसमें दूरबीन बोला था, इसमें प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाश। अब द्वारक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है तो लेंस की वक्रता रूपरेखा पर प्रभावी व्यास क्या? द्वारक कहलाते हैं। अब मुख्य फोकस है, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उसे अपवर्तित होकर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। उसे मुख्य का यानी मुख्य फोकस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। F1 F2 उसी में, और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। और आगे इसी प्रकार अवतल लेंस में भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष ये है और इसके समांतर आने वाली किरणें क्या होगी? अपवर्तित होने के पश्चात, अपवर्तनांक के पश्चात एक बिंदु पर अपसरित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? अपसरित हो गई, एक दूसरे दिशा में चली गई है या फैल गई है, उसे कहेंगे क्या? मुख्य फोकस। फोकस दूरी किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। लेंसों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अब है लेंसों द्वारा कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं वो। अब पहला है बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, देखो किस प्रकार है। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें तो आप देखेंगे किस प्रकार होगी वो। इनके प्रतिबिंब देखेंगे। पहला तो ये है उत्तल, इसमें किस प्रकार होगी? कुछ इस प्रकार बनेगा। क्या बनेगा? इस प्रकार।
ये होगा F1, ये होगा F2, F2 से गुजरेगी। अब दूसरा कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का, इस प्रकार का। अब इसमें क्या होगा, ये मुख्य अक्ष है, अब इसके समांतर जाने वाली अपवर्तित होकर इस तरफ चली जाएगी, जिसको पीछे मिलाने पर ये F2 पर मिलेगी या F1 पर, F1 पर मिलेगी। कुछ इस प्रकार बनेंगे। दूसरा, जब मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतिबिंब छोटा बनेगा। बिंब की कहीं भी स्थिति अपवर्तित होने के वाली प्रकाश किरण या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत हो जाती है। दूसरी कंडीशन देखो, देखें दूसरी स्थिति देखना, दूसरी स्थिति कुछ इस प्रकार है। ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य यानी फोकस से गुजरने वाली, फोकस से गुजरने वाली क्या करेगी, कुछ इस प्रकार हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कुछ इस प्रकार हो जाएगी। दूसरी स्थिति की बात कर ले तो उसमें देख लेना क्या बनेगा। अगर मान लो ये मुख्य अक्ष है तो यहां से, सॉरी, यहां से आने वाली इसके समांतर हो जाती है। फिर स्थिति दे रखी है या सारणी आपने पढ़ी होगी, सारणी आपको याद होगी या आप लेंसों द्वारा प्रतिबिंब पढ़ चुके हो। जब अनंत पर होगी तो F2 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, वास्तविक या उल्टा बनेगा। जब F1 पर से परे हो तो क्या बनेगा, F1 है F2 के भी छोटा, वास्तविक है उल्टा। जब F पर हो, F1 पर हो तो F2 पर बनेगा, समान आकार का, वास्तविक है उल्टा। F1 तथा F2 के बीच हो तो F2 से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक है उल्टा बनेगा। जब प्रतिबिंब यानी बिंब F1 पर हो तो अनंत पर बनेगा, असीमित रूप से बड़ा बनेगा, वास्तविक है उल्टा बनेगा। फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बड़ा, अपसारी तथा आभासी तथा सीधा, कुछ इस प्रकार बनते हैं। इसके बाद बात कर ली जाए गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो पहला है, सभी दूरियां लेंसों के प्रकाशीय केंद्र से मापी जानी चाहिए। उत्तल लेंस को या उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की ऋणात्मक, उत्तल की तो धनात्मक लेनी है, अवतल की ऋणात्मक। फिर क्या लेना है, UVF बिंब ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश मान उचित चिन्हों के साथ रखना चाहिए। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होगी। देखो देखिए किस प्रकार है, ये कोई उत्तल लेंस है, इस तरफ वाली क्या होगी, ऋणात्मक, ऋणात्मक, इस तरफ वाली धनात्मक। फिर ऊपर की, ऊपर की क्या होती है, धनात्मक होगी। फिर नीचे की, नीचे की होती है ऋणात्मक, सभी दूरी है, ऊपर की सभी धनात्मक। उसके आगे लेंस का सूत्र अथवा आवर्धन सूत्र की बात कर लेते हैं। किसकी, लेंस के सूत्र की बात कर लेते हैं तो 1/v, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र से पूरा ही अलग है। आवर्धन की बात कर ली जाए तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण की भांति ही उत्पन्न आवर्धन की भांति ही व्यवहार करता है या प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। तो आवर्धन किस प्रकार होगा, आवर्धन, आवर्धन किस प्रकार होगा, आवर्धन होगा h डैश अपॉन h v अपॉन u, इस प्रकार होगा। अब है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। अपसरित करने की मात्रा को क्या क्षमता के द्वारा दर्शाया जाता है। क्षमता किस प्रकार, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f का मतलब क्या होता है, और F किस में लेनी चाहिए, मीटर में लेनी है। और इसका मात्रक क्या होता है,
डायोप्टर होता है, क्या होता है? डायोप्टर, डायोप्टर। फिर बात कर लेते हैं फोकस दूरी की मीटर में, या लेंस की क्षमता का सूत्र डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। एक डी बराबर 1 मीटर इनवर्स का मतलब बताओ, 1/1 मीटर। किसी उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। उत्तल की तो क्या होगी? धनात्मक, तथा उत्तल की ऋणात्मक होगी। अब है आपके प्रश्न उत्तर की बारी। तो प्रश्न पूर्ण, यानी पहले प्रयोगों वाले प्रश्न भी करने होते हैं, प्रयोगों में से भी क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। क्या आप प्रतिबिंब को देख पाते हैं, या छोटा या बड़ा? तो हाँ, प्रतिबिंब छोटा होगा। दूसरा, चम्मच को किसी धीरे धीरे चेहरे से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन होता है? दूर ले जाने पर प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाता है। फिर है, चम्मच को पलटने से उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करता है और छोटा तथा सीधा आकार दिखाई देता है। आंतरिक पृष्ठ चम्मच का और बाहरी पृष्ठ की तुलना कर लेते हैं, तो कभी कभी प्रतिबिंब उल्टा तथा सीधा दिखाई देता है। प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई देगा, बाहरी पृष्ठ पर प्रतिबिंब सीधा, और उसमें कभी कभी उल्टा या सीधा दिखाई दे सकता है। फिर प्रतिबिंब का आकार कभी छोटा तो कभी बड़ा दिखाई देता है, जबकि बाहरी पृष्ठ पर हमेशा छोटा ही दिखाई देगा। अब क्या आप देखते हैं ऐसा होता है, कागज जलना शुरू हो जाता है सूर्य से, यानी आपने वो लेंस, ज्योमेट्री बॉक्स में आने वाला लेंस कंटिन्यू एक ही कागज पर सूर्य के प्रकाश में रखने पर वो किरणों को क्या करेगा? फोकसित करेगा। वो कौन सा लेंस होगा? यही उत्तल लेंस। तो उसके बाद कागज जलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ा, हम डायरेक्ट देखते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन। कौन से अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लेना, वैसे तो कर लिए। समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, क्योंकि प्रतिबिंब भी समान साइज का बनता है। समान साइज में हम क्या कहते हैं? एक, और बड़ा होगा तो एक से बड़ा, और छोटा होगा तो एक से छोटा। दूर स्थित किसी ऊंची इमारत के प्रतिबिंब को निश्चित रूप से किसके द्वारा देखा जा सकता है? उत्तल दर्पण द्वारा। फिर सर्च लाइट या टॉर्च में वाहनों में अगर दीपों में बल्ब, यानी किस लेंस का प्रयोग, दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो परावर्तक दर्पण के फोकस के निकट। अब आपको बता दें, किसी वस्तु को उत्तल दर्पण और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। उसके बाद बात कर ली जाए, किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो उत्तल का हमेशा सीधा बनेगा। साधारण दर्पण में से प्रतिबिंब होकर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो साधारण दर्पण से वास्तविक आभासी दोनों ही बनते हैं। फिर किसी किरण पृष्ठ पर लंबवत आप आपतित होती है, तब अपवर्तनांक का मान कितना होता है? यानी लंबवत आपतित होती तो अपवर्तनांक का मान 0 डिग्री होगा। एक कांच के गुटके की क्षमता 0 होती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कब होगा? कांच में। प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर स्नेल का नियम, sin I/sin R। फिर लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, जिसका मात्रक डायोप्टर होता है। फिर क्या था, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? उसकी वक्रता त्रिज्या 40 है, तो फोकस दूरी आधी होती है, तो क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। उसके बाद 20 सेंटीमीटर, अतः उत्तल लेंस की क्षमता या फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो मीटर में लेनी है, तो 20 का भाग देने पर कितना आएगा? जीरो, कितना आएगा? 100 का भाग देने पर 0.2, पॉइंट हटा देने पर ऊपर 10, 2 का भाग देने पर 5, तो इसकी ये क्षमता आएगी 5 डायोप्टर। उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का प्रतिबिंब बनता है एफ पर। एक लेंस में या में से मोटा या छोटा किनारा से पतला लेंस को कौन सा होगा? तो उत्तल। फिर बात कर लेते हैं लेंस सूत्र की बात कर लेते हैं, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब उसके बाद लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। फिर उसके बाद यानी दर्पण सूत्र की बात कर ले, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो कुछ हमारा पार्ट इसी प्रकार का था। उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगा होगा। पार्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया है, सूर्य यानी प्रकाश द्वारा परावर्तन या अपवर्तन।
उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे या नया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।